हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है लूजिंग फॉरेस्ट फॉर ट्रीज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। अ परफॉर्मेंस ऑडिट बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन। कह रहा है कि कैग द्वारा एक परफॉर्मेंस का ऑडिट किया गया कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई। हैज़ फाउंड, उसमें यह पाया गया दैट अ स्कीम कंसीव्ड टू हील इंडियाज फॉरेस्ट, कि जो स्कीम बनाई गई थी भारत के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको ठीक करने का, उनको हील करने के लिए, had across a decade achieved almost nothing it set out to do। उसने इन दशकों में कुछ भी अचीव नहीं किया जितना जितना कि सोचा गया था। मतलब जो स्कीम तैयार की गई थी भारत के फॉरेस्ट को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए, उस स्कीम ने ग्राउंड स्तर पे किसी भी तरीके का प्रोग्रेस नहीं दिखाया है। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग फॉरेस्ट क्वालिटी ओवर 1.4 मिलियन हेक्टेयर्स, कह रहा है कि इस स्कीम का एम क्या था कि जो फॉरेस्ट क्वालिटी है 1.4 मिलियन हेक्टेयर्स की ज़मीन में उसको सुधारना। उसके बजाय द मिशन ओनली मैनेज्ड 0.11 मिलियन, नॉट इवन अ टेंथ ऑफ द टारगेट। इस स्कीम ने सिर्फ कितना एम या फिर ऑब्जेक्टिव हासिल किया? 0.11 मिलियन हेक्टेयर का, जो कि जो प्रस्तावित हेक्टेयर्स थे उसका 1/10 भी नहीं है। ऑन एक्सपेंडिंग फॉरेस्ट कवर, अगर फॉरेस्ट को कवर की बढ़ाने वाली बात करते हैं, द मिशन बेयरली स्क्रैप टुगेदर 4%। तो इस मिशन से हम बहुत मुश्किल से ही 4% का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हैं। स्क्रैप मतलब बहुत मुश्किल से किसी चीज को मैनेज करना। द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा बोल सकते हैं शॉर्ट में, चैनल्स मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्री, मतलब वो पैसे को दूसरी जगह लगाती है जो कि इंडस्ट्रीज से उसको मिले होते हैं, फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड इनटू एफॉरेस्टेशन। और वो किस जगह पैसा लगाती है कि जो फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पे मान लो वन की कमी है, पेड़ पौधों की कमी है, वहाँ एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ वेड़ लगाना बहुत बड़ी मात्रा में, ताकि जो फॉरेस्ट एरिया है दोबारा से ठीक हो सके। वाइल जबकि द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज स्कीम, ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, नाउ रीब्रांडेड, अब इसको रीब्रांडेड कर दिया गया, मतलब नया नाम नहीं दिया गया है, क्या कर दिया गया इसको? एज वीबीजी, वीबी ग्राम होना चाहिए, ग्राम जी फंड्स रूरल वेज लेबर दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्लांटेशन एंड लैंड रिस्टोरेशन वर्क। तो अब इसका ये जिसको रिब्रांड कर दिया गया है इस नाम से, तो इसका क्या काम करना है कि जो रूरल के लेबर हैं उनको पैसा देना है, और उन लेबर का यूज़ किस लिए कर सकते हैं हम कि भाई पेड़ पौधे लगाने हैं तो वहाँ पे उनका यूज़ कर सकते हैं, लैंड को रीस्टोर करना है, दोबारा से उस जगह को ठीक करना है, उसका इन्वायरमेंट सही करना है, उसका हैबिटेट सही करना है, उसकी बायोडाइवर्सिटी सही करनी है, तो हम इन लेबरों का यूज़ कर सकते हैं। बट ग्रीन इंडियाज मिशंस इंटेंडेड कन्वर्जेंस विद दीज स्कीम्स नेवर मैटेरियलाइज्ड। तो जो ग्रीन इंडिया मिशन का अपना जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए उस मतलब जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था। इसलिए ये जो स्कीम से वो कभी भी उस हिसाब से हम उसको रियलिटी में यूज ही नहीं कर पाए जितना कि हमने सोचा था। द मिशन वॉज वन ऑफ द 8 पिलर्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। कह रहा है कि ये जो मिशन था, ग्रीन इंडिया मिशन जो था, ये 8 पिलर्स में से एक था नेशनल एक्शन प्लान का, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। अनवील्ड मतलब लॉन्च होना, ये कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में। क्या? ये क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड द इंस्ट्रूमेंट मतलब टूल थ्रू विच इंडिया प्रॉमिस द पेरिस एग्रीमेंट एंड एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन। और एक तरीके से ये टूल की तरह यूज कर रहे थे हम, किसके लिए? भारत ने पेरिस एग्रीमेंट में कुछ वादे किए थे, और वो वादे क्या थे कि हम अपने यहाँ से कार्बन की जो वैल्यू है वो 2.5 बिलियन से लेके 3 बिलियन टन तक 2030 तक उसको ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो टारगेट था ये इसी के ऊपर आधारित था कि किस तरीके से हम नेशनल एक्शन प्लान को एक
टूल की तरह यूज करके अपने यहाँ कार्बन की जो मात्रा है उसको कम करेंगे। इट्स एनिमेटिंग आइडिया वॉज इकोलॉजिकल। कह रहा है कि जो कोर आइडिया था, एनिमेटिंग आइडिया थोड़ा सा और एकदम विख्यात में बताना पड़ेगा, मगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड से लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आगे देखेंगे। तो एक समझ लो ये जो कोर आइडिया था इस स्कीम का, वो क्या था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। बायोडाइवर्सिटी जैसे हो गया, वाटर हो गया, पानी हो गया, सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, मतलब लगातार हम जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको हम कैप्चर करते हैं फिर उसको हटा देते हैं, मतलब इस पूरे प्रोसेस को, कार्बन को कैप्चर करना जो इंडस्ट्री से निकल रही है या पॉल्यूशन से बन रही है उसको फिर हटाना एटमॉस्फेयर से, उसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। एंड द रिवाइवल ऑफ हैबिटेट, और जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल होम है, इन्वायरमेंट है स्पीसीज का, उसको दोबारा से ठीक करना। तो ये सब हमारा पूरा आइडिया था कि इस तरीके से हम काम करेंगे। ग्रीन इंडिया मिशन हाउएवर सीम्स टू बी ऑन द बैक बर्नर। ऑन द बैक बर्नर मतलब कि ऐसा लगता है कि ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है अब उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है, पूरी तरीके से टाल दिया गया है। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, और असलियत में अगर देखा जाए तो ये जो स्कीम थी ग्रीन इंडिया मिशन वाली, रिप्लेस्ड बाय अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव कॉल्ड एक पेड़ माँ के नाम। तो कह रहा है कि अगर हम रियलिटी में देखें तो ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है ना, वो एक ट्री प्लांटेशन कैंपेन के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया। और उस कैंपेन का क्या नाम था, एक पेड़ माँ के नाम, अ ट्री इन द नेम ऑफ मदर। लॉन्च इन 2024, ये कब लॉन्च हुआ, 2024 में। द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स प्लांटिंग 140 करोड़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब समझ रहे हो, किसी पेड़ के छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। तो कह रहा है कि सरकार ने ये रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 140 करोड़ जो पौधे हैं वो अब तक लगा दिए हैं सो फार। बट द लेटेस्ट फॉरेस्ट डेटा एक्सपोज द गल्फ बिटवीन अ ट्री एंड अ फॉरेस्ट। लेकिन जो अभी अभी फॉरेस्ट डेटा आया है उसने एक खामी को दर्शाया है, एक गल्फ मतलब एक खाई को बताया है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है एक ट्री में और एक फॉरेस्ट में। द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो भारत की जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, रिकॉर्ड्स अ गेन ऑफ 1445 स्क्वायर किलोमीटर्स इन ग्रीन कवर। उसमें यह बताया गया कि 1445 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन कवर रिकॉर्ड किया गया। बट ओनली 156 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इट्स ट्रू फॉरेस्ट। लेकिन इसमें से सिर्फ 156 स्क्वायर किलोमीटर ही जो है उसको हम फॉरेस्ट का नाम दे सकते हैं। समझ रहे हो, पेड़ तो बहुत लगाए गए, बहुत सा एरिया कवर किया गया, रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ पे ग्रीन कवर हो गया है, मगर 156 फॉरेस्ट ही स्क्वायर किलोमीटर ही को हम सही में असल में फॉरेस्ट कह सकते हैं। द रेस्ट 1289 स्क्वायर किलोमीटर इज ट्री कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। और ये जो 1289 स्क्वायर किलोमीटर है वो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, जिसको बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि भाई ये फॉरेस्ट कवर है, वो उसके बाहर के एरियाज में ट्री लगे हुए हैं। मान लो कि आपका घर है, वहां पे मैं आपसे बोलूं कि एक फॉरेस्ट बनाओ, ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, अपने दोस्त के घर में जाके 4 लगा दे रहे हो, दूसरे दोस्त के घर में 4 लगा दे रहे हो। फिर जब हमने तुमसे रिपोर्ट मांगी तो तुमने बोला नहीं सर हमने 500 पेड़ लगा दिए। अब जब हमने रिपोर्ट ऑडिट किया तो देखा कि भाई तुम्हारे घर में तो सिर्फ 4 ही पेड़ हैं, तुमने रिपोर्ट में बता रखे हैं कि तुमने 500 पेड़ लगा दिए हैं। तो तुमने क्या किया, स्कैटर कर दिया, एकदम फैला दिया चीज़ों को, जबकि तुमको लगाना कहाँ चाहिए था, एक ही जगह लगाना चाहिए था। तो हम मानेंगे नहीं ना कि तुमने एक भी फॉरेस्ट तैयार नहीं किया, हम तो यही मानेंगे। विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, कह रहा है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, अब जो तुमने बोला है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की सर हमारे घर में 4 पेड़ लग गए हैं, उसके अंदर भी डेंस कैनोपी इज थिनिंग इनटू स्क्रब, कि जो तुमने पेड़ लगाए थे, स्क्रब का मतलब होता है छोटी मोटी झाड़, ये छोटी मोटी जो झाड़ी होती है। अब डेंस कैनोपी क्या होता है, फॉरेस्ट में देखते नहीं हो कि एकदम पूरा झका होता है, एकदम धूप भी नहीं आ पाती, उसको बोलते हैं बहुत डेंस कैनोपी है, मतलब इतने सारे पेड़ हैं कि धूप तक नहीं छन के आ पा रही है। तो वो जो डेंस कैनोपी थी वो भी थिनिंग हो गई थी, और वहां पे छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एर्गो का मतलब होता है देयरफॉर इंडिया इज प्लांटिंग मोर एंड फॉरेस्टिंग लेस, कि भारत बहुत से प्लांट तो लगा रहा है मगर फॉरेस्ट कम बना रहा है। फ्यू एग्जाम्पल इनकैप्सुलेट दिस एज मच एज द कंट्रोवर्सी ओवर द अरावलीज। कह रहा है कि कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो इस जो स्थिति है उसको बताते हैं। इनकैप्सुलेट मतलब कि कुछ जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो समस्या हैं, उसको दर्शाते हैं, वैसे ही जैसे कि अरावलीज के ऊपर कंट्रोवर्सी है वैसे ही। आर्ग्यूबली
द कंट्रीज मोस्ट डिग्रेडेड रेंज। कह रहा है कि ये जो अरावलीज हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा देश में नुकसान हुआ है, डिग्रेडेड रेंज है ये। इट्स हिल लॉक्स क्वेरीड अवे, यहाँ पे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हिल लॉक्स मतलब छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, क्वेरीड अवे, क्वेरीड अवे का मतलब यहाँ पे होता है कि बहुत ज़्यादा माइनिंग की गई है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें निकाली गई हैं एक्सट्रैक्ट करके, तो स्थितियाँ बहुत ख़राब कर दी गई हैं। इट्स नेटिव ग्रोथ ओवर रन बाई द इन्वेजिव विलायती किक्कर प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा। अब देखो ये कोई पेड़ का या पौधे का नाम होगा, आपको पता होगा कि जब एक बाहर से कोई स्पीसीज आती है, मान लो यहाँ पे हम एक ऐसा जानवर ले आए जो सारे डॉग्स को मार दे, सारी बिल्लियों को मार दे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आपको अजीब नहीं लगेगा? एक बाहर से स्पीसीज आई, उसने यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज थी उसको ख़त्म कर दिया। उसी तरीके से अरावली रेंज में भी ये कुछ विलायती किक्कड़ नाम का कोई चीज़ आई और उसने वहाँ की जो वनस्पतियाँ थी, वहाँ की लोकल, उसको ख़त्म कर दिया। इट इज़ नाउ टू बी रेस्क्यूड बाई अ ग्रीन वॉल ऑफ फ्रेश प्लांटिंग। अब इसको बचाया जा रहा है ग्रीन वॉल की एक फ्रेश प्लांटिंग करके, ताकि जो नेटिव स्पीसीज हैं वो बची रहें। बट दीज arboreal conscripts कैन नॉट अनडू द डैमेज फ्रॉम ईयर्स ऑफ माइनिंग। अर्बोरियल का मतलब होता है जो प्लांट रिलेटेड वर्ड है ना, प्लांट रिलेटेड कह सकते हो या फिर प्लांट बोल सकते हो यहाँ पर। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी को भर्ती करना। तो कह रहा है कि एक तरीके से यहाँ पे जो इतने छोटे छोटे प्लांट लगाए जा रहे हैं, ये जितनी भी इधर ट्री लगा दिया उधर ट्री लगा दिया, वो उस डैमेज को कभी भी अंडू नहीं कर पाएंगे, कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे जो इतने सालों की माइनिंग ने कर दिया है। हॉल्ट इंक्रोचमेंट, और वो जो इंक्रोचमेंट वाला इलीगल जो ऑक्यूपेशन होता है उसको भी नहीं रोक पाएगा। और समन बैक एन इकोसिस्टम दैट टुक मिलीनिया टू फॉर्म, और उस इकोसिस्टम, उस पर्यावरण को भी ये नहीं ठीक कर पाएगा जिसने 1000 साल ले लिए बनने में। भाई एक पर्यावरण को बनने में काफ़ी साल लगते हैं। हम इतने छोटे छोटे जो हम प्लांट लगा रहे हैं, यहाँ प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ प्लांट लगा रहे हैं, हम बचा नहीं पाएंगे अगर हमने इस तरीके से पर्यावरण को नुकसान अगर हम पहुँचाते रहे। रिस्टोरेशन इज नॉट लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग का मतलब होता है कि सिर्फ सुंदरता के लिए, है ना, कि बहुत अच्छी चीज़ें लगें तो वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ लगाना, पौधे लगाना। कह रहा है कि रिस्टोरेशन का मतलब ये नहीं है लैंडस्केपिंग, हमें सिर्फ सजाना नहीं है। द कैग्स इंस्ट्रूमेंट इज अकाउंटेंसी। कह रहा है कि जो कैग का इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, वो अकाउंटेंसी। अब क्या अकाउंटेंसी है? इट कैन काउंट हेक्टेयर्स, कि वो जमीन की हेक्टेयर्स नाप सकता है। रुपीज़ कितने पैसे की जमीन है ये नाप सकता है। नॉट द वर्थ ऑफ अ लिविंग फॉरेस्ट, लेकिन उस फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है, उसका हमारे इंटरनल क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, जो हमारे बगल में जितने भी स्पीसीज है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पूरे भारत के एटमॉस्फेयर के क्या ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो कभी ये नाप नहीं पाएंगे। एंड इट्स असेसमेंट कैन नॉट ऑलवेज कैप्चर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मिशन। और इनका जो असेसमेंट है, ये जो भी असेस कर रहे हैं, जो भी ये मेजर कर रहे हैं, वो कभी भी उन प्रैक्टिकल समस्याओं को माप ही नहीं पाएगा जो किसी भी मिशन को लागू करने में आती हैं। हाउएवर, हालांकि इट्स वर्डिक्ट्स स्टिल स्टैंड। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो भी रिपोर्ट दी है, जो भी बात बताई है, वो उसकी अभी भी वैल्यू है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते, उसको हम पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। A mission to restore India's forest has been allowed to wither while the state busies itself counting trees. कह रहा है कि जो मिशन था भारत के वनों को रिस्टोर करने का, एक तरीके से अलाउ किया गया कि वो पूरी तरीके से वो मिशन ख़त्म हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए या धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, जबकि जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो बस ट्रीज़ को ही काउंट कर रही है कि हमने कितने ट्री लगा दिए। समझ में आया? अब क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज। अब एक बात सोचो, इतना तुमने पढ़ा, क्वेश्चन क्या पूछा कि भैया प्राइमरी फोकस क्या है पैसेज का। अब हो सकता है कि हमें हर ऑप्शन सही लगे, मगर हम पहले सारे ऑप्शन को एक बार नज़र मारेंगे, ठीक है? पूरा एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए वैसे, जब आप थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आ जाओगे, मगर अभी के लिए पढ़ लेते हैं। एग्जामिन द इंस्टीट्यूशनल फेलियर टू इंटीग्रेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद द प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। अब क्या बात कह दी इसने? देखो, पहली बात तो ये है कि एकदम एग्जैक्ट वर्ड की हिंदी चक्कर मत पड़ो, हल्का समझ लो। कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन, ये एग्जामिन करना, ये जांचना कि जो इंस्टीट्यूशन का फेलियर है कि उसने अपनी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है सही से उसको यूज़ नहीं किया अपने प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव के लिए। इतना समझ में आया? इतना हल्का समझ में आया
क्या ये यही है? इतना हम लोग ने पढ़ा, इतना इतना सारा पढ़ते आ रहे हैं, इतना दिमाग लगाया, क्या इतनी ही बात बोलने के लिए यही प्राइमरी फोकस था? खुद सोचो। नहीं। एनालाइज हाउ द शिफ्ट टूवर्ड पॉपुलर प्लांटेशन ड्राइव्स अंडरमाइन द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मेड अंडर ग्लोबल क्लाइमेट फैक्ट्स। कह रहा है कि इस बात को एनालाइज करना कि किस तरीके से ये जो हमने पॉपुलर प्लांटेशन ड्राइव चलाई है, कैंपेन चलाए हैं, उससे जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस थे, कमिटमेंट थे, उसमें कमजोरी आएगी। ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा भी हम प्राइमरी फोकस नहीं बोल सकते। चलो अगर इसको मान भी रहे हो तो अभी इसको थोड़ा सा रखो, थोड़ा सा देख लेते हैं सी और डी। एवेल्युएट द रोल ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट इन एक्सपोजिंग द लैक ऑफ कन्वर्जन बिटवीन लेबर स्कीम एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो परफॉर्मेंस एडिट्स हुआ है, इसके रोल को समझने के लिए प्राइमरी फोकस है पैसेज का। नहीं। हाईलाइट द वाइडनिंग गैप बिटवीन सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर। मैट्रिक्स मतलब मेजरमेंट ऑफ ग्रीन कवर एंड द एक्चुअल हेल्थ ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट डेंसिटी। अब देखो बात आ गई सही। ये दर्शाने के लिए कि भारत में जो ऊपर ऊपर ग्रीन कवर किया जा रहा है, ये पेड़ लगा दिया, वो पेड़ लगा दिया, वो पेड़ लगा दिया, ठीक है, और जो एक्चुअल हेल्थ है भारत की फॉरेस्ट की डेंसिटी में, उसमें कितना बड़ा गैप है, ये समझाने के। अब देखो पूरा सार आ गया, समझ में आया कि यही तो बात हो रही थी, तभी तो इतने एग्जाम्पल दिए गए, तभी तो इतनी सारी बातें हुई, इसलिए डी है। अब ये तो पहला क्वेश्चन, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। इस तरीके से आपको समझना होता है। अब मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा ना, बहुत टाइम लगेगा इसमें कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो। इससे क्या होगा ना, जो लोग थोड़ा सा तेजी से पढ़ना चाहेंगे वो भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ, और जो क्वेश्चन आपको समझ आए, आजकल तो इतनी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं कि आप खुद भी समझ सकते हो, ठीक है। मगर मैं ये बताता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में करना चाहिए। एक एक लाइन पढ़ के अगर हिंदी समझने की कोशिश करोगे तो दिक्कत में फंसोगे। क्यों? जिस दिन ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े होंगे तो या तो फिर क्वेश्चन छोड़ के आओगे या फिर टिक नहीं मार पाओगे। इसलिए एकदम एक एक लाइन समझने की जरूरत नहीं है। हल्का सा देखा, हाँ ये तो मीनिंग नहीं आ रहा है, जब एकदम बेस्ट ऑप्शन मिल जाए तो उसको ध्यान से पढ़ लो और तुमको लगे कि हाँ यही तो मैंने पढ़ा था पैसेज में, वो आंसर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज के अनुसार द फ्रेज एनिमेटिंग आइडिया मोस्ट नियरली रिफर्स टू। अब ये एनिमेटिंग आइडिया क्या मतलब? अब हो सकता है एकदम एग्जैक्ट तुमको वर्डिंग ना निकली हो, या हिंदी के उस हिसाब से ना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, लैंग्वेज और डिफरेंस होता है। हिंदी में जो बात हम कभी कभी अपनी भावनाओं से लिख देते हैं, क्या उसको इंग्लिश में एकदम एग्जैक्ट उसी भावना के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हम इंग्लिश में भी जो बात लिखी गई है, एकदम हिंदी के वर्डों में एग्जैक्ट ट्रांसलेट करना आसान नहीं होता है कि उसी भावनाओं को मैं आपको समझा दूं, है ना। कोर विजन prioritizing holistic ecological health over the simple pursuit of numerical plantation target। अब देखो यही चीज समझ में आई क्यों? भारत ने बहुत से बड़े बड़े कोर मतलब विजन कर लिए कि ये हम कर लेंगे, वो कर लेंगे, और किसके जरिए? सिर्फ एक बस प्लांटेशन टारगेट के जरिए कि हम छोटे छोटे पेड़ लगा देंगे। तो यही एक एनिमेटिंग आइडिया है इनका, यही एक मूल आइडिया है कि इसी से ये पूरे इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। तो ये आंसर है, ठीक है। अब इसको खुद से तुम ये BCD पढ़ के देखो, नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार विच एक्टिविटी अलाउज रूरल रेसिडेंट्स टू अर्न अ फाइनेंशियल लिवलीहुड। कौन सी एक्टिविटी जो है वो रूरल रेसिडेंट्स है उनको कमाने का मौका देती है? पार्टिसिपेटिंग इन लेबर फॉर लैंड रिस्टोरेशन अंडर द रीब्रांडेड रूरल स्कीम। अब जैसे ही ये रीब्रांडेड आया, मैं तुरंत दोबारा से इसको पढ़ के एक बार समझूंगा और फिर क्या करूंगा, एक बार नजर मारूंगा, नहीं 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 नहीं, BCD नहीं होगा, तो ए हमारा आंसर होगा। ये तरीका होता है एग्जाम में। अब क्या होगा कि पहले, अच्छा ये अभी तो कंफ्यूजन है, पहले इसको फिर पढ़ेंगे, फिर C पढ़ेंगे, फिर D पढ़ेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो जितना पूछा गया उतना समझो, जैसे तुमको कीवर्ड दिखे उस पर तुरंत फोकस कर दो उस सेंटेंस में, हो सकता है वो वहीं से उठाया गया हो, इसलिए ए करेक्ट है। बेस्ड ऑन द पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज हर्डर और फेलियर इन इंडिया फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एफर्ट। अब ये थोड़ा सा डिटेल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ा होगा तभी बता पाओगे, ना तो नहीं बता पाओगे। अब इसमें भी ये नहीं है कि एग्जैक्ट वर्डिंग वही मिल जाएगी, जो आपने वहां पे पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो हाँ, तो ये तो नहीं होगा, ये हम समझ लेंगे। द फेलियर ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, कह रहा है कि बहुत से गवर्नमेंट एजेंसीज का फेलियर रहा है कि वो अपनी फाइनेंशियल और लेबर रिसोर्स को सही से यूज नहीं कर पाए। कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दे, एक बार ट्राई कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि BCD में ऐसा कोई सेंटेंस दिया हो जो एकदम मतलब दूर हो, पैसे से कोई रिलेशन ही ना हो, तो उसको टिक कर देंगे। द क्वालिटेटिव डिक्लाइन ऑफ स्टैब्लिश वुडेड, अच्छा वुडेड यहाँ क्या मतलब है? फॉरेस्ट एरियाज डिस्पाइट एन इंक्रीज इन इंडिविजुअल ट्री काउंट्स। ये भी एकदम सही है कि जो हमारे यहाँ की फॉरेस्ट की क्वालिटी है उसकी गिर गई है, तो ये भी है।
द इनएबिलिटी ऑफ द प्राइमरी इकोलॉजिकल मिशन टू मीट इट्स प्री डिफाइंड स्पेशल एंड क्वालिटी गोल्स, बिल्कुल सही है। ग्रीन इंडिया मिशन की जो हम मतलब उसके जो गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स, हम उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। द लैक ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्टीज टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्पीसीज फॉर द स्पेसिफिक रीजनल क्लाइमेट। अब ये देखो, यहाँ पे किसी ये कह रहा है कि हमारे पास वो साइंटिफिक एक्सपर्ट या एक्सपर्टीज नहीं है कि हम किसी भी रीजनल क्लाइमेट के लिए एक सही स्पीसीज को सेलेक्ट कर पाए कि वहाँ पे लगाना क्या है। तो ये कहीं भी बात हुई नहीं हुई, इसलिए ये जो डी है हमारा आंसर होगा। इस तरीके से थोड़ा सा हिंट पकड़ा है, हालांकि यहाँ पे बहुत बड़े ऑप्शन दिए हैं, एग्जाम में इतने बड़े ऑप्शन नहीं होते, अगर होंगे तो फिर उस तरीके से ही अप्रोच करना जैसे यहाँ कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार व्हाट प्राइमरली अकाउंट्स फॉर द रीसेंट स्टैटिस्टिकल गेन इन इंडियाज टोटल ग्रीन कवर। कह रहा है कि भारत में जो ये गेन हुआ है ये किस वजह से हुआ है, क्या कारण रहा है ये जो टोटल ग्रीन कवर का गेन हुआ है। द एक्सपेंशन ऑफ डिस्पैरेट वेजिटेशन लोकेटेड बियॉन्ड ऑफिशियल स्टेट टिम्बर डोमेन। अब बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा बहुत से लोगों को, मगर ध्यान दो फिर से, द एक्सपेंशन, ठीक, एक्सपेंशन हो गया। आपको क्या सर डिस्पैरेट का मतलब नहीं पता, भूल जाओ। वेजिटेशन ये समझ में आया, लोकेटेड ये समझ में आया, बियॉन्ड समझ में आया, ऑफिशियल समझ में आया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ऑफिशियल, स्टेट, टिम्बर। आपको कैसा टिम्बर यहाँ पे क्या हो गया भाई, टिम्बर यहाँ पे फॉरेस्ट की तरह रेफर किया जा रहा है इसको, बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो हमने ऐसी जगह वेजिटेशन लगा दी है जो कि ऑफिशियल स्टेट टिम्बर जो एरिया है उससे बाहर है, इसी वजह से हमारे यहाँ दिख रहा है कि टोटल ग्रीन कवर ज़्यादा हो गया है। आया मीनिंग? ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं, एक बार खुद से पढ़ के देख लो, छोटा सा है। फॉर डिकेड्स, काफ़ी दशकों से, इंडियाज स्कूल एजुकेशन पॉलिसी, भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी रही है उसका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव था, गोल था, और वो क्या था? टू ब्रिंग अ स्कूल विद इन अ रीच ऑफ एवरी चाइल्ड, कि हर बच्चे के पास मतलब एसेस हो स्कूल का, वो स्कूल जा सके। द नेबरहुड स्कूल बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, मतलब समाज के लिए ये जो नेबरहुड वाले स्कूल थे, जो हर जगह छोटे छोटे स्कूल होते हैं, वो काफ़ी ठीक थे, खासकर जो पुअर लोग थे और रूरल फैमिलीज थी, मतलब जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं तो गरीब भी वहाँ पर उनके बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं, जो गाँव के लोग हैं उनके भी स्कूल जा सकते हैं। डैश मैनी सच स्कूल्स हैव लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो स्कूल थे इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, कम था। एंड सर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स और ऑपरेट विद अ सिंगल टीचर, और बहुत ही कम ही बच्चे को ये एक तरीके से सर्विस दे पाते थे, और इनके यहाँ जो टीचर्स होते थे बहुत शायद ही सिंगल टीचर कहीं काफ़ी जगह होते थे, मतलब वहाँ पे सिर्फ सिंगल ही टीचर जो है सबको पढ़ाते थे। विद एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट समझ रहे होगे, एक स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। तो कह रहा है कि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है। स्टेट्स हैव डैश वेरिंग अप्रोचेस टू लो इनरोलमेंट स्कूल्स, कह रहा है कि स्टेट्स ने बहुत अलग अलग तरीके के मापदंड मतलब तरीके अपनाए, ये जो यहाँ पे बहुत कम एडमिशन होते हैं इन स्कूल में, ताकि उनको ठीक किया जा सके। दिस प्रेजेंट्स अ डैश फॉर अ विलेज, कह रहा है कि ये देखते हैं क्या मीनिंग आएगा यहाँ पर। लूजिंग इट स्कूल्स कैन मीन लॉन्गर ट्रेवल, कह रहा है कि अगर मान लो कोई विलेज है उसका स्कूल बंद हो जाए या वो वहाँ पे वो स्कूल ना चले, तो इसका मतलब ये होगा कि अब लोगों को ज़्यादा ट्रैवल करना होगा। वीकर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बहुत कम लोग स्कूल में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड रिड्यूस नेबरहुड एसेस, और जो लोगों के पास एसेस था स्कूल का वो भी कम हो जाएगा। येट अ वेरी स्मॉल और सिंगल टीचर स्कूल में स्ट्रगल टू प्रोवाइड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग, कह रहा है कि फिर भी जो बहुत ज़्यादा छोटे स्कूल होते हैं या सिंगल टीचर वाले स्कूल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से समस्या होती है अगर वो किसी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग देना चाहते हैं। मान लो कि मैं टीचर हूँ इंग्लिश का, ठीक है, मैथ्स भी आती है मान लो, तो इंग्लिश मैथ्स ही मैं पढ़ा पाऊँगा। अब कोई कह दे कि सर ये क्या कहते हैं हिस्ट्री का सब्जेक्ट है पूरा पढ़ा दो, तो हो सकता है भाई देख देख के ज़रूर पढ़ा देंगे मगर उतना कमांड नहीं होगा, है ना। तो वही है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग नहीं हो सकती। पीयर लर्निंग मतलब आपस में सीखना वो भी नहीं हो सकता, स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, लैबोरेटरीज नहीं हो सकती, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नहीं हो सकती। डैश कैन पोटेंशली प्रोवाइड अ रिचर बेटर रिसोर्स लर्निंग इन्वायरमेंट, जो कि एक तरीके से ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं वो एक रिच और बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट देता है जो बच्चे होते हैं उनके लिए। द फंडामेंटल क्वेश्चन इज, कह रहा है कि मुख्य बात क्वेश्चन ये है, therefore not merely how many schools have disappeared but whether the affected children now have access to better schooling,
कि ये मायने नहीं रखता कि कितने स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं। ये जरूर मायने रखता है कि जो बच्चे उससे प्रभावित हुए, क्या अब उनके पास अच्छा स्कूल है, क्या बेटर स्कूलिंग है, अच्छा इन्वायरमेंट है। इज कॉन्सॉलिडेशन अ मिसफॉर्चून फॉर कम्युनिटीज और अ नेसेसरी स्टेप टूवर्ड्स क्वालिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। कॉन्सॉलिडेशन का मतलब होता है कि हर चीज़ को एक मिला ले आना, है ना, बिखरे हुए चीज़ों को एक कर लेना। कह रहा है कि जो कॉन्सॉलिडेशन है क्या एक तरीके से दुर्भाग्य की तरीके से है उन विलेज की कम्युनिटीज़ के लिए, या फिर एक आवश्यक स्टेप है कि अगर हमें उनको क्वालिटी और होलिस्टिक उनका डेवलपमेंट करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है। फॉर डिकेड्स इंडिया स्कूल एजुकेशन पॉलिसी डैश अ सिंपल ऑब्जेक्टिव। क्या आना चाहिए? परस्यूज, परस्यूड, परस्यूइंग, परस्यू। काफ़ी दशकों से एक तरीके से पास्ट की बात हो रही है कि भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव रही है वो क्या रहा है? परस्यूड किया उन्होंने, पास, सिंपल पास चाहिए कि जो करता रहा है। ठीक है। वो क्या था कि स्कूलों को सबके पास पहुंचाना। द नेबरहुड स्कूल बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस पर्टिकुलरली फॉर पुअर एंड रूरल फैमिलीज। Dash many such schools have limited infrastructure, serve many few students और operate with a single teacher। यहाँ पे एक पॉजिटिव बात बोली, यहाँ पे एक कंट्रास्ट बोला। तो मोर ओवर मतलब एक उसके अलावा, इन एडिशन टू मीनिंग नहीं आ रहा है। देयर फोर मतलब इसलिए, इस वजह से। हाउ एवर का मतलब हालांकि, लेकिन। सिमिलरली नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है? कंट्रास्ट है, तो हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे? हाउ एवर। विद एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट स्टेट्स हैव डैश वेरिंग अप्रोच। उसने बहुत से तरीके अपनाए क्योंकि उनको वहाँ की स्थितियाँ ठीक करनी थी, जो कि लो एनरोलमेंट स्कूल थे उनके लिए। अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी भी स्थिति में ढालना, तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है। अडॉप्ट मतलब होता है किसी नए नियम को या अप्रोच को अपनाना। ठीक है। एडेप्ट का मतलब होता है किसी काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना। एडमिटेड नहीं होगा, तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। दिस प्रेजेंट्स अ डैश, ये क्या करता है? क्लियरिटी देता है? नहीं, सॉल्यूशन देता है, क्योंकि यहाँ पे था मतलब एक तरीके से वो स्कूल को बंद करेंगे छोटे छोटे और फिर उसको एक साथ लाकर बड़ा स्कूल बनाएंगे ताकि सारी तरीके की एजुकेशन दी जा सके, हर तरीके का डेवलपमेंट किया जा सके। ये मीनिंग आ रहा है। तो दिस प्रेजेंट्स अ क्लियरिटी नहीं, सॉल्यूशन नहीं, एग्रीमेंट, ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे एक डेल्मा है, इसका मतलब कन्फ्यूजन, कि ये कन्फ्यूजन पैदा करता है, तो डी हमारा करेक्ट है। Co-curricular activities dash can potentially provide a richer, better resource learning environment। क्या होना चाहिए? फ्रेगमेंटेशन, बटा हुआ। आइसोलेशन, अकेले। कंसोलिडेशन, एक साथ। ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, कहीं लाइन थी कंसोलिडेशन वाली। ये इस कंसोलिडेशन ना, इससे आइडिया मिल जाना चाहिए इस लाइन से। तो कंसोलिडेशन यहाँ पे होगा। नेगलेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना नहीं। सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो। तब तक मैं ऑप्शन को यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ। जो लोगों को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती है वो ऑप्शन से देख लें। फोर्थ से स्टार्ट करें। ट्रेन्स पैक्ड विद हिंदू एंड सिख रिफ्यूजीज हेडेड ईस्ट वाइल मुस्लिम फ्लेड वेस्ट अक्रॉस अ बाउंड्री हुज एग्जैक्ट लोकेशन दे डिडंट येट नो। कह रहा है कि जो ट्रेन थी वो हिंदू और सिख रिफ्यूजी से भरी हुई थी जो ईस्ट की तरफ जा रही थी, जबकि जो मुस्लिम थे वो वेस्ट की तरफ चले गए, ऐसी बाउंड्रीज में जिनका आज भी उनको पता नहीं है वो कहाँ चले गए। ठीक है। फोर्थ से स्टार्ट कर सकते हैं। अचानक से हिंदू सिख बंटवारे की बात हो रही है यहाँ पे। चलो टू को चेक करें। स्पेकुलेशन, पैनिक एंड ओवर क्राउडिंग मेड देम, किसके लिए यूज हुआ है पता नहीं, ये ऑप्शन गया। इंडिपेंडेंस हैड बीन अनाउंस्ड बट द टेरिटोरियल डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज नॉट। इंडिपेंडेंस तो अनाउंस कर दिया गया था, मगर जो जमीनी बंटवारा था वो एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में स्पष्ट नहीं किया गया था। बिल्कुल सही, इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। तभी यहाँ पर भागने की बात हुई है, हटाओ इसको भी। 3 के बाद या तो 4 होगा या तो 1 होगा। अमंग द मोस्ट हैरोइंग सीन्स, कह रहा है कि ज़्यादातर जो डराने वाले सीन थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो था, जो कि हिस्टोरियंस और ऑथर्स रिकॉल करते हैं, आर कोचेस, वो कोचेस थे जो कि भारत और पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन में आए थे। उसमें कुछ भी नहीं था, बस ह्यूमन रिमेन्स थे, मतलब मरे हुए लोग थे, है ना। तो क्या हम 3 के बाद 1 रख सकते हैं? थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जब ट्रेनें भरी होंगी तभी तो मरे हुए पहुंचे होंगे, तो हम 4 को ना रख दें। जब ट्रेन पैक्ड, हिंदू एंड सिख जो ईस्ट में जा रहे थे, हिंदू और सिख लोग, मुस्लिम वेस्ट की तरफ भाग रहे थे, है ना, उसके बाद हम ये कह सकते हैं जब सबसे खतरनाक सीन आएगा, मतलब 4 के बाद ही 1 आना चाहिए। तो 1 के बाद 4 से पहले 1 तो नहीं आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो 3 4 2 1 हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 3 4 2 1। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला।
अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।